रीड कीजिए। आई एम अ बॉय। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। इसमें आई सब्जेक्ट है, बाकी सर प्रीडिकेट है। ओके, गुड। वी आर स्टूडेंट्स। ओके। जी सर। यू आर सो स्वीट। ओके। ही इज माई ब्रदर। ओके। शी इज प्रिटी। ओके। दे आर हैप्पी। दे आर हैप्पी, गुड। यस सर। अब इंट्रोगेटिव सर। हाँ। एम आई अ बॉय। ओके, आर वी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट। आर यू सो स्वीट। इज ही माई ब्रदर। ओके। इज शी प्रिटी। ओके, आर दे हैप्पी। नेक्स्ट। अब नेगेटिव सर। हाँ। आई एम नॉट अ बॉय। ओके। वी आर नॉट स्टूडेंट्स। ओके। यू आर नॉट सो स्वीट। ओके। ही इज नॉट माई ब्रदर। यू आर नॉट सो स्वीट का मतलब क्या होगा? तुम बहुत अच्छे नहीं हो। ठीक है। ही इज नॉट माई ब्रदर। ओके। शी इज नॉट प्रिटी। ओके। दे आर नॉट हैप्पी। ओके। जी सर। चलिए, एक मिनट। चलिए, शाहीन, रब्बानी, नुजहत जहां, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप अपना होमवर्क रीड कीजिएगा, ठीक है? यस सर। हाँ। चलिए, नुजहत जहां, स्टार्ट। यस सर। यस सर। शाहीन, रब्बानी, आपका भी अगर होमवर्क रेडी हो तो आप भी तैयार रहें, ठीक है? There was a dog that was very hungry. He searched for food everywhere, and at last he found a bone. He picked the bone with this mouth and started going back to his home. There was a bridge on the way to his home. When he started crossing in the saw his reflection in the water. The dog thought that there was another dog with a bone in water. He wanted to get that other bone too. So he started barking at his own reflection. His bone fell in water as soon as he opened his mouth. The greedy dog lost his bone. ओके, गुड। चलिए, थोड़ा सा मीनिंग बताएं आप इसका। Yes sir. मीनिंग पता हो तो थोड़ा सा बताएं शुरू से। देयर वाज अ डॉग दैट वाज There was a dog. यहाँ एक कुत्ता था. That was very hungry. वह बहुत भूखा था. He searched for food everywhere. वह हर जगह खाना तलाश करता था. और at last he found a bone. आखिर उसे एक हड्डी मिली. He picked the bone. वालेकुम अस्सलाम। His mouth. शाहिरिश जी सर। जी, ठीक है। हाँ, अपना होमवर्क आप रेडी रखें आप भी। एमडी अकबर का ऑडियो ऑन नहीं है, का ऑडियो ऑन नहीं है, तो चलिए। मैं तो सुबह क्लास ही नहीं की थी, तो होमवर्क क्या मिला मेरे को नहीं पता। अच्छा, चलिए, शाहिरिश आप उनको इन्फॉर्म कीजिए, नुसरत को भी ऑडियो ऑन करें, उनको थोड़ा बता दीजिए, ठीक है? नुसरत को? हाँ, उनका ऑडियो ऑन नहीं है सर। मैं नहीं बता पाऊंगी, मेरा भी कट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, मैं तब कर रहा हूँ। अच्छा, रीड कीजिए, क्या नाम है? नुसरत, आप रीड कीजिए। नुसरत परवीन का ऑडियो दोबारा Yes sir. रीड कीजिए, ठीक है? आगे वाला सेंटेंस रीड कीजिए। He picked the bone with this mouth and started going back to his home. वो हड्डी को लेकर अपने घर की तरफ चला. There was a bridge on the way to his home. रास्ते में उसे एक पुल मिला. ओके। When he started cross. ओके, बी। Yes sir. कीजिए, कंटिन्यू। When he started crossing in the saw his reflection in the water. वो रिफ्लेक्शन जो वो रास्ते में जो चला तो उसका मतलब पानी में रिफ्लेक्शन हुआ. The dog thought that there was another dog with a bone in water. उसके मुंह में जो हड्डी थी वही हड्डी उसे नजर आया पानी में. He wanted to get that other bone too. वो उस हड्डी को हासिल करना चाहा. So he started barking at his own reflection. ओके। His bone fell in water as soon as he opened his mouth. जैसे ही उस हड्डी को हासिल करना चाहा, उसका जो हड्डी था वो भी मुंह से नीचे गिर गया. वेरी The greedy dog lost his bone. कुत्ते ने अपनी हड्डी भी खो दी. लालची कुत्ते ने अपनी हड्डी भी खो दी. चलिए, उसको यहाँ पे एक लेसन, बहुत अच्छा लेसन है कि आपको जो मिला है उसी पे सब्र कीजिए। Yes sir. Don't be greedy to have much more time. Whatever you have been given by Almighty Allah, then be patient and don't try to have more than limited. इस तरह कुत्ते के पास एक था, ठीक है? वो पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है, सोचता है कि लाओ उसको भी ले ले. उसके चक्कर में जो उसके पास था वो भी चला जाता है. ओके?
जी। तो वालेकुम अस्सलाम। कौन? एमडी अकबर, एमडी अफान। चलिए एमडी अकबर, एमडी अकबर होमवर्क कुछ किए हैं आप? तो चलिए हो गया, इनका हो गया। हाँ सेंटेंस पढ़िएगा नुसरत जहाँ आप थोड़ा सा अपना, ठीक है? यस सर। हाँ तो सेंटेंसेस पढ़िए, आपका तो स्टोरी हो गया। चलिए सेंटेंस असर्टिव का जो आप सेंटेंस बनाइए उसको रीड कीजिए। असर्टिव सेंटेंस, हाँ असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस। ओके अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज ए पुअर मैन, द मैन वाज वॉकिंग, आई हैव ए कार, द काउ वाज टू आईज, दे आर हैप्पी, ही इज। रुकिए, द काउ वाज क्या है? द काउ वाज टू आईज, मीनिंग क्या होगा इसका? गाय की दो आंखें थी। हाँ तो इसको ऐसे बनाया, द काउ हैज टू आईज। यस सर। ओके गुड, चलिए आगे। They are happy. He is reading. You are a doctor. I am a professor. He is singing a song. I am reading a book. Negative sentence. चलिए They are not playing. He is not a poor man. I have not a car. The cow has not two eyes. यहाँ पर has लगा देंगे। हाँ, the cow has not two eyes. Okay good. Yes sir. They are not happy. He is not reading. You are not a doctor. I am not a professor. He is not reading a book. He is not singing a song. Okay good. चलिए well done. अब ठीक है और किसी का होमवर्क है कुछ? शाहीन आप कुछ सेंटेंस बनाई हैं? नो सर, मेरे को तो पता ही नहीं था। चलिए वैसे मैं वीडियो जो लेक्चर था पूरे क्लास का मैं ग्रुप में डाल दिया था, ठीक है, अपलोड करके। तो आप लोग देख लिए हैं ना उस वीडियो को? नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिएगा एक बार। और किसी का, नुसरत का फिर ऑडियो ऑन नहीं हो रहा है, बड़ा मसला है इनके साथ, ऑडियो ऑन नहीं होता है। अच्छा चलिए तब तक मैं एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, इसी में से आपको ट्रांसलेट करना है। इसका ट्रांसलेशन कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। ये करें इसको, क्या नाम है उनका? एमडी अकबर नहीं, वसीम अकबर। जी सर। इसको ट्रांसलेट कीजिए। व्याकरण वास्तव में किसी भाषा की प्रणाली है। मतलब इसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। आप इसका मीनिंग समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? फिर बोलिए सर। व्याकरण वास्तव में किसी भाषा की प्रणाली है। ये दिख रहा है ना? यहाँ पे रेट में मार दिया, पेन चला दिया। जी सर दिख रहा है, हिंदी मेरा वीक है थोड़ा सर। अच्छा हिंदी है तो जी सर, हिंदी था नहीं ना मेरा सर। हाँ एक मिनट, जिससे मैं क्या नाम है, शाहिर शाफरीन, आप कोशिश करें इसको ट्रांसलेट करने का। व्याकरण कहते हैं ग्रामर। उसको उर्दू में बोलिए तो ट्राई करें ना सर। हाँ प्रणाली का क्या होगा सर? प्रणाली कहते हैं सिस्टम को प्रणाली बोलते हैं। उर्दू में बोलिए सर, पूरा सेंटेंस ट्राई कर रहे हैं। हाँ पूछ रहा हूँ, अभी मैं पूछ रहा हूँ, पहले इसको करवा लो फिर मैं उर्दू में इसको पूछ लूंगा। बोल रही हूँ सर, गलत होगा लेकिन कोई बात नहीं, डोंट वरी। इन द फर्स्ट इफ यू मेक मिस्टेक देन नेक्स्ट टाइम यू विल करेक्ट इट। पहले टाइम अगर गलती कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सही होगा। चलिए कोशिश ट्राई। ग्रामर इज रियली, लैंग्वेज इज एनी सिस्टम। ओके और कोई करना चाहेगा? कोई? व्याकरण वास्तव में किसी भाषा की प्रणाली है, इसका कह सकते हैं कि कवायद हकीकत में किसी जबान का एक निजाम है। ठीक है अजीत, वेलकम। सेम टू यू सर। हाँ थोड़ा सा आप अपना माइक्रोफोन निकाल लें फिर। जी सर निकाल लिए। ओके तो यहाँ पे देखिए, व्याकरण को कवायद बोलते हैं, ठीक है। ग्रामर जिसको वास्तव में रियलिटी कह दीजिए या फैक्चुअल कह दीजिए, किसी भी भाषा एनी लैंग्वेज, प्रणाली, सिस्टम, ठीक है। चलिए इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा खाली। ग्रामर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है सर, मतलब यह हिंदी में क्यों हो रहा है सर? हिंदी में क्या होगा सर? ग्रामर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। जो ग्रामर होता है, हाँ इसे नोट कर लूं सर? हाँ नोट कर लीजिए या फिर बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। मैं वीडियो तो दे ही देता हूँ पूरा, 1 घंटा टाइम से निकाल के आप लोग पढ़ लीजिए उस टाइम पे। तो क्या प्रॉब्लम है? अभी नोट करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो तो रहेगा, आराम से डाउनलोड करके या जैसे दिल करेगा वैसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। मेरा सवाल था सर, हिंदी में क्यों मतलब ये हो रहा है सर ग्रामर? ट्रांसलेशन? जी सर, हिंदी में मतलब सर ये ग्रामर क्यों हो रहा है सर? इंग्लिश में होना चाहिए था ना सर। कौन सा हिंदी में? मतलब ये हिंदी पूरा ये पैराग्राफ पूरा हिंदी में लिखा हुआ है सर। तो देखिए क्या नाम है, वसीम अकबर, बेसिकली 1 मिनट।
चाची का सुना। वसीम अकबर का ये सवाल है कि ये हिंदी में क्यों है, इसको इंग्लिश में होना चाहिए ना? ऑफ कोर्स सर, बिकॉज़ इंग्लिश क्लास है सर। हाँ, तो इसलिए इंग्लिश में नहीं है ये। इससे पहले मैं जो आपको करवाया था इंट्रोडक्शन, वो आपका इंग्लिश में था ना वो? इससे पहले वाला जो था वो इंग्लिश में था। ग्रामर पर उसमें था वो कि ये थोड़ा हाई लेवल का था, ये थोड़ा लो लेवल का है। तो लो लेवल का जब किताब कोई है तो सारे बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे प्रॉपर्ली। सर लो लेवल में इसका मतलब ये नहीं कि सर पूरा पीडीएफ हिंदी में रहे सर। नहीं, पूरा पीडीएफ नहीं, नीचे आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। सारा जो रूल जितने भी हैं सब हिंदी और इंग्लिश में दोनों मर्ज करके। ये बेसिकली कुछ है नहीं, यहाँ से हमारा कुछ मोटो नहीं है, ठीक है? हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा स्टार्ट है, ठीक है? सेंटेंसेस। हेलो जी सर, मैं कह रहा हूँ कि इसको सिंपल लैंग्वेज में नहीं कह सकता हूँ, जैसे कि वी लर्न करेक्ट राइटिंग, रीडिंग एंड करेक्ट स्पीकिंग बाय द मींस ऑफ ग्रामर। हाँ, कह सकते हैं, ग्रामर कई तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है? और कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो इसका ट्रांसलेशन करके मुझे भेजेंगे पर्सनली, ठीक है? इस पैसेज को कुछ लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके मुझे भेजेंगे ये। और आपका क्या था सर आपका जो अभी डेफिनेशन था वो क्या था? ग्रामर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। यहाँ तक मैं किया हूँ खाली, यहाँ तक। ग्रामर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। को हिंदी भी नहीं समझ में आती है ना। इज अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज, सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। ओके सर। हाँ, तो हम यहाँ तक कर चुके थे, सबका आई होप कि क्लियर होगा। जिसका सर आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। इसकी मेरी सर आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? सर हाँ, अब आ रही है, फिर भी जो है सर उतना क्लियर नहीं। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, नेटवर्क का इशू। और तो सभी लोगों को क्लियर है, और इनका नहीं कनेक्ट हुआ अभी ना। क्या नाम इनका? नुसरत का नहीं हुआ कनेक्ट है, लेकिन ग्रामर सर हिंदी में पढ़ाने की कोई खास वजह सर? खास वजह यह है कि इसमें जो बच्चे हैं ना, जिनका बैकग्राउंड हिंदी है या फिर वो इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में थोड़ा सा अनेबल है, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एवरी कांसेप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो आई चोज टू प्रेफर देम टू अंडरस्टैंड ऑल कांसेप्ट्स इन इजीली वे। जी सर, तो हिंदी वाले भी तो समझ नहीं पा रहे ना सर? अब मेन मसला ये हो जा रहा है। मसला ये हो जा रहा है, लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। लेकिन वो फिर भी कुछ हद तक इन कंपैरिजन इंग्लिश, ये हिंदी में बातों को समझ जाएंगे। अगर इसी को इंग्लिश में डाल दें तो और दुश्वारी होगी सबको। आप देखे होंगे इंग्लिश एकदम ज्यादा ही है। हाँ सर, क्लास जो है वो इंग्लिश में चल रहा है, बोलते हैं वो है, तो बहुत लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है। सर क्लास इंग्लिश का चल रहा है, अगर इंग्लिश वर्ड में कुछ मीनिंग हिंदी में आ जाता है तो वो अलग बात है सर। देखिए आप इसको मत दिमाग में रखिए, ये दिमाग मत रखिए, ठीक है? पहले ग्रामर को आप लोग सीख लीजिए। ग्रामर सीखने के बाद ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश को जनरेट कर लेंगे, ठीक है? ओके सर इन लोगों का कहना है कि ग्रामर जो है फुल्ली इंग्लिश में होना चाहिए, सिर्फ उसका जो है ट्रांसलेट हिंदी में हो। चलिए, इंग्लिश है, मैं ये प्लान किया हूँ कि एक दिन मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा जो ये मिक्सअप होगा, और एक दिन टोटली मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन कराऊंगा, एनसीईआरटी बुक लेकर आऊंगा, जिससे मैं ट्रांसलेशन करवाऊंगा। इंग्लिश का रहेगा वो, उसमें कोई हिंदी नहीं रहेगा। और सर नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है सर कि हिंदी का जो है ना इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, वो सर थोड़ा बहुत जो है बता दीजिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, हफ्ते का एक दिन मैं करूंगा ये ग्रामर का, और एक दिन हम ट्रांसलेशन करेंगे। एक पैसेज लेके आएंगे इंग्लिश में, उसको हम उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और फिर एक पैसेज लेके आएंगे हिंदी और उर्दू में, और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएंगे। ठीक है, ये अच्छा तरीका होगा। यहाँ पे ग्रामर है, ग्रामर को आप समझ नहीं सिर्फ, ठीक है? यहाँ लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है? जिस तरह आप मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं, बल्कि वहाँ पे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं। यस सर, लेकिन हाँ, ये हिंदी सिर्फ जो है ना, सिर्फ ट्रांसलेट के लिए है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं है जी। लेकिन इतना शुद्ध हिंदी है ना कि जब तक हम लोग को हिंदी नहीं समझ में आएगा तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? समझा दीजिए ना। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, सॉरी मैं यहाँ से करवा दिया, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको छोड़िए। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स आपको दिखेंगे ना, कोई डिफिकल्ट नहीं। झनकार खाना खा रहा है, कोई डिफिकल्टी है इसमें समझने में? हाँ यस सर, वो जो आप लिखवाए थे ना इससे पहले वाले क्लास में, वो एकदम इजी लग रहा था। हाँ, तो यही करेंगे हम। वो तो हम इसे करवा लिए कि मतलब देखते हैं किसी का हो पा रहा है कि नहीं। बहुत डिफिकल्ट तो है ये, मैं इस पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, मेरा फोकस, मेन मोटो जो मेरा टारगेट है, ये है कॉन्सेप्ट सिखाना आपको। चलिए, तो हम कर चुके थे, और जिसका छूट गया होगा वो वीडियो देख लेंगे। जितने ग्रुप्स हैं सारे ग्रुप्स में वीडियो का लिंक शेयर कर दिया हूँ, सभी लोग देखें, अदरवाइज आपको दुश्वारी होगी, समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या नाम है, ये जो कर लिए थे असर्टिव का कर लिए थे, ठीक है? असर्टिव के 2 टाइप्स बता दिए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है? और फिर हम इंट्रोगेटिव के भी 2 टाइप्स ले लिए थे। एक हमारा है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, ये भी हम कर चुके थे। उसके बाद हम आ गए थे इंपरेटिव सेंटेंस, ये हम करेंगे, ठीक है? इंपरेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस जनरली जो आपका होता है वो किसी को कोई काम करने के लिए आज्ञा देना, या किसी को ऑर्डर देना, ठीक है? किसी को हुक्म देना,
उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य को ना देखिए बल्कि आप इंग्लिश का डिफिनेशन पढ़ें, ठीक है, इसको दिमाग में ना रखें। देखिए यहाँ पे देखिए, तो इसको पढ़ें, शाहीन रब्बानी आप पढ़िएगा, रीड कीजिए इंग्लिश। यहाँ पे सर दिख रहा है डिस्प्ले पे, पीडीएफ दिख रहा है नहीं आप लोगों को? ये नंबर 4, हाँ नंबर 4 पीडीएफ, अ सेंटेंस, यहाँ से अ सेंटेंस रीड कीजिए। imperative sentence, a sentence which show order, एडवाइस, advice, suggestion, probation and रिक्वेस्ट request is called imperative sentence. imperative sentence, गुड। इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का सेंटेंस है जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है या सजेशन दिया जाता है। सजेशन मींस मशवरा देना किसी को, या किसी काम से मना करना, या किसी काम के करने के लिए कोई रिक्वेस्ट करना। इस टाइप का सेंटेंस अगर हो, या सेंटेंस में इस तरह के चीजें पाई जाए कि हम किसी को हुक्म दे रहे हैं, किसी को मशवरा दे रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं, प्रोहिबिशन, किसी को कोई काम करने से मना कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मैं इसी बात बोल रहा हूँ कि इंग्लिश को इंग्लिश में रखें, हिंदी वाले कॉन्सेप्ट को ना याद करें, काफी लोग का डिमांड भी है, तो इसको करें, लेकिन आप थोड़ा बहुत मदद लेने के लिए हिंदी से सहारा ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी क्योंकि हमारी मादरी जबान है, हिंदी उर्दू में ज्यादातर हम समझते हैं, तो मदद लेने के लिए आप हिंदी उर्दू से सहारा ले, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अगला देखते हैं, एग्जांपल इसी का दिया हुआ है, यहाँ आइए, तो यहाँ पे क्या है? कम है यार, तो यहाँ पे ऑर्डर पाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? प्लीज शट द डोर, यहाँ पे रिक्वेस्ट का भी वर्ड मिलेगा कि जिसमें रिक्वेस्ट हो। यहाँ पे कृपया दरवाजा बंद कीजिए, धूम्रपान मत कीजिए। यहाँ पे प्रोहिबिशन का भी लफ्ज आपको मिलेगा। प्रोहिबिशन मींस क्या होता है बताएं एमडी अकबर? एमडी अकबर चलिए वो बताएं, क्या नाम है? साजिद, साजिद। यस सर, प्रोहिबिशन के माने जो है मना करना होता है। बिल्कुल, किसी को किसी काम के करने से रोकना, मना करना, ठीक है। यस सर। इंडिया फान जी सर। बताएं डोंट स्मोक का मीनिंग क्या होगा? ऊपर मत देखें, डोंट स्मोक का मीनिंग क्या होगा? धूम्रपान मत करो। वेरी गुड, धूम्रपान मत करो, ठीक है, बिल्कुल सही ट्रांसलेशन आपने किया। तो यहाँ पे हो गया, ये जितने भी वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, प्रोहिबिशन है, सबके सब बताया गया है, इंपरेटिव सेंटेंस के डिफिनेशन में क्लियरली दिखाया गया है। प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो इसके भी इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, ऑर्डर के भी वर्ड सेंटेंस लाएंगे, रिक्वेस्ट के भी सेंटेंस लाएंगे, और प्रोहिबिशन के भी सेंटेंस आप लोग लाएंगे। अगला देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? कामना सूचक वाक्य, इसको आप दिमाग में मत रखें, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि इंग्लिश में कराएं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस व्हिच शोज अ विश। ये एमडी अफान, वो ईशान कहाँ है? एमडी अफान जी सर। ईशान कहाँ पे रहेगी? वो ईशान से बात हुई थी तुम्हारी? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। इसकी हमारी? मैं कह रहा हूँ कि ईशान कहाँ पे है? ईशान ज्वाइन नहीं की वो? इंशा। हाँ ईशान, ईशान डेमो क्लास में थी ना वो? डेमो क्लास वो हाँ कहाँ पे है? हाँ वो बोल रही थी क्लास 8 का हो रहा है, हम बोले कि क्लास 6 का हो रहा है, लेकिन मानी नहीं रही कि वो बोली क्लास 8 का हो रहा है। नहीं, और मामू के यहाँ चल गई। जो किताब हम तुम्हें दिखाए थे वही बुक है ना ये? हाँ तो ये सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, बेसिक है ये। ऐसा बुक है ना कि अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो छठी क्लास से लेकर 12वीं तक इजीली कवर हो जाएगा। बहुत सारी किताबों का निचोड़ है ये, तो ये किताब नहीं है, बहुत सारी किताबों को निचोड़ करके हमने इसको जमा किया है, ठीक है। ठीक है, बुला लेना और स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये एक सेंटेंस है व्हिच शोज अ विश, ब्लेसिंग और अ प्रेयर इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जनरली ये होता है, लाइट चली गई, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जनरली ये होता है कि हम किसी को विश करते हैं कोई चीज, या किसी को ब्लेस करते हैं, सारे वर्ड अभी हम मीनिंग बता रहे हैं, या किसी के लिए दुआ करते हैं, इसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। विश करना, इसका मीनिंग क्या है? नुज़ैह जहां बताएं आप। नुज़ैह जहां, विश का मीनिंग क्या होता है? विश करना। शाहरिश आप बताएं, विश मींस क्या होता है? विश करना। ख्वाहिश, इच्छा। बिल्कुल गुड। ब्लेसिंग मींस क्या होता है? शाहरिश सर बताए, ब्लेसिंग मींस क्या होता है? आशीर्वाद देना होता है ना सर? आशीर्वाद देना, किसी के लिए खैर ख्वाही होना, बिल्कुल सही बताया आपने। प्रेयर मींस? प्रेयर मींस बताएं एमडी अफान। हाँ प्रेयर मींस? नहीं पता सर। हाँ प्रेयर, हाँ प्रार्थना। हाँ चलिए, प्रेयर में प्रार्थना करना। इसमें क्या होता है कि अगर किसी के बारे में आप कुछ अच्छा विश कर रहे हैं तो वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाता है। चलिए एमडी साजिद आप बताएं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है?
हेलो हाँ साजिद, आप बताएं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। सर, जिसमें जो है इच्छा हो या फिर जो है किसी को मुबारकबाद देना हो, ये सारी चीजें जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। यस, वेल डन, बहुत अच्छा, ठीक है, बिल्कुल आपने सही बताया कि वही है जिस तरह आपके एग्जांपल दे रहा है, आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू हैप्पी जर्नी, ठीक है, यहाँ पे ब्लेस किया जा रहा है किसी को। और अगला वर्ड है आप, आपका भाग्योदय हो, यानी विश हिम बेस्ट ऑफ लक, किसी को विश करना कि बोलते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, कि आपके साथ जो भी हो अच्छा हो, यहाँ भी एक तरह का ब्लेसिंग है। अगला वर्ड है यानी भगवान आपको लंबी आयु दे, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आप एक लंबे समय तक जिंदा रहें, आपकी उम्र दराज हो जाए, कुछ भी आप तर्जमा कर सकते हैं, ठीक है, आपकी हयात बढ़ जाए, आप ज्यादा दिन तक जिंदा रहें, तो मे यू लिव लॉन्ग। सर तो हाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है सर, हाँ, इसमें जो है साइन वगैरह भी आता होगा। साइन वगैरह आएगा, देखिए यहाँ पे जिस तरह है ना, यहाँ पे आपको सर एक्स्ट्रा, जैसे हम राइटिंग में अगर लिख रहे हैं, कुछ हाँ मैटर वगैरह लिख रहे हैं या कोई टॉपिक लिख रहे हैं, तो उसमें अगर ऑप्टेटिव कहीं पे सेंटेंस आ गया तो किस किस टाइप का साइन पड़ेगा? हाँ, देखिए एक्सक्लेमेटिव तो नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं ना, अगर किसी को विश कर रहे हैं आप, जिस तरह यहाँ पे विश वाला दिख रहा है ना आपको, जी जी। तो विश अगर करेंगे तो एक्सक्लेमेटरी लगाएंगे, अदरवाइज आप फुल स्टॉप से काम चलाएंगे और पढ़ने वाला समझ जाएगा। जैसे विश हिम बेस्ट ऑफ लक, किसी को एक तरह का उसके लिए मनोकामना करना अच्छे होने का, ठीक है, या विश यू हैप्पी जर्नी, तो उसके लिए ये भी एक तरह का कह सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस ही की तरह होता है, लेकिन इसमें हम विश करते हैं किसी के अच्छे होने का या अच्छा काम करने का, ठीक है, या किसी के लिए दुआ करते हैं या हम प्रार्थना करते हैं, ये होता है। लेकिन यहाँ पे अगर विश कर रहे हैं किसी को, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाएंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस के अंत में, चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो क्या ये आपका जो यहाँ पे जनरली बताया गया है कि ऑपरेटिव सेंटेंस के अंत में ये वाला चिन्ह आप लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी का, ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन जनरली अगर आप किसी के लिए विश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि अगर कोई इंसान मर जाए तो सडनली आप बोलते हैं वाओ ही हैज डाइड, ठीक है, या सॉरो, या दुख का इजहार करने के लिए भी हम इसको लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पे डायरेक्टली जो भी आपका होगा, इसको एक तरह का भेदभाव जो होता है ना, मतलब है a sentence which shows mental passions, thoughts, sudden feelings of mind is known as exclamatory sentence। चलिए इसको एमडी अकबर, हाँ इसका एमडी अकबर, चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, 10 मिनट बाद अभी आईडी से लॉगिन हो जाइएगा, ठीक है, सभी लोग जिस तरह लॉगिन हुए हैं उसी तरह फिर लॉगिन हो जाइएगा आप लोग। एक्सक्लेमेटरी को भी हम समझ लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यह एक ऐसा सेंटेंस है जो हमें मेंटल पैशन, यानी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, यानी हम जो सोच रहे हैं उसको अपने शब्दों में हम किस तरह दिखाते हैं या अपने लफ्जों में हम उसे किस तरह पिरोते हैं, तो उसे बोलते हैं मेंटल पैशन, थॉट, यानी हम सोच क्या रहे हैं उसे भी हम दिखाते हैं, तो वो थॉट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है। या सडनली फीलिंग्स ऑफ माइंड, या हम कुछ सोचते हैं जो सडनली हमारे दिमाग में आ जाता है, तो उसे हम जब बोलते हैं तो हमारा किसमें आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या बताया गया, पहला तो आपका मेंटल पैशन, दूसरा थॉट है, तीसरा सडन फीलिंग ऑफ माइंड, ठीक है, 1 2 3 का इसमें ध्यान रखते हैं। ये 3 चीजें अगर आती हैं तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पहला है वाह वाह हमारी टीम ने मैच जीत लिया, ठीक है। अब इसको अगर, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का हेलो, हाँ ये थोड़ा साजी, थोड़ा सा अगर आप अगल बगल से आवाज आ रही है तो अपना म्यूट कर दें आप, ठीक है। प्लीज रिपीट क्वेश्चन सर, ये वाला ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट सर, मतलब जानना चाह रहा हूँ। अच्छा हाँ, दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑपरेटिव सेंटेंस में आप एक तरह की इच्छा जाहिर करेंगे, ठीक है, सोच समझ के जाहिर करेंगे। इसमें ये होता है कि आप इरादे के साथ जाहिर करेंगे, जो भी कहेंगे सोच समझ होशो हवास में कहेंगे पूरा, ठीक है। ऑपरेटिव सेंटेंस में सर हाँ एकदम होश हवास में कहेंगे, एकदम सोच समझ के बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि विश यू हैप्पी जर्नी, कोई जा रहा है तो आप बिल्कुल होशो हवास में कहेंगे कि आपकी यात्रा जो सुखद हो, यानी आपका सफर जो है मान का सफर हो, अच्छा हो, खुशी का हो, होशो हवास में बोलते हैं। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है, बल्कि मतलब आपको पता भी नहीं होता, लेकिन सडनली जब आप उस खबर को सुनते हैं तो ऑटोमेटिक आपके जबान से वो बात, ठीक है। जैसे क्या चीज, क्या कह रहे हैं, हाँ तो आगे देखते हैं। ओके सर। सर नुसरत का कनेक्ट क्यों नहीं जो है ऑपरेटिव में जो है, अरे उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं उनको कई बार बता चुका हूं, मतलब इरादे करके जो बोलते हैं नहीं हो रहा है, तो 1 मिनट में बात कर लेना जस्ट उनसे, यहाँ से कर क्या। यस सर, कल से ही वो, हाँ यहाँ से मैं कुछ कर नहीं सकता, सेटिंग बता सकता हूँ, वहाँ तो उन्हीं को करना पड़ेगा ना, सेटिंग भेज रहा हूँ, कर ही नहीं पा रही, मैं बात कर ले रहा हूँ 1 मिनट। तुमरा भी सवाल पूछो, सवाल पूछ लो।
बता दिया है तो मेरा ठीक है बाबू आप कैमरे बिल को नहीं क्लास चल रहा है हम फिर देख सकते हम करें कोई करनी ऑनलाइन क्लास आप सभी लोग थोड़ा अनम्यूट कर लें 2 मिनट। और सॉरी म्यूट कर लें, अपना म्यूट कर दीजिए। चलिए उनसे बात नहीं हो पा रही, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 फर्क है बेसिकली, एक आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव में हम सोच समझ के किसी के लिए एक इच्छा करते हैं, विश करते हैं, ब्लेस करते हैं, किसी को दुआ करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, होशो हवास में करते हैं। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी सडनली हमारी जबान से वो बात निकल जाती है। जिस तरह की अगर आप मैच जीत गए हैं और मैच जीतने की खबर आपको मिले, यानी आपकी एक टीम है और वो क्रिकेट खेल रही है और आपको खबर मिली कि दैट आवर टीम हैज ऑन द क्रिकेट, तो आप सडनली बोलेंगे वाओ आवर टीम हैज ऑन द मैच, ठीक है। तो सडनली आप बोलेंगे, उसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है। खुशी की कोई सी भी खबर मिलेगी तो इंसान एकदम खुशी में मचल जाता है, ठीक है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाता है। या फिर कोई गम के आसार उसको मिले, ठीक है, वो अनिल इज हेयर, मतलब कोई सोच रहा है कि मान लीजिए किसी का फादर का नाम अनिल है, ठीक है, और उसका बेटा कहीं पे है और अपने बाप को देख के कहे, मतलब वो नहीं सोच रहा था कि हमारे वालिद साहब हमारे साथ में रहे, वो अनिल इज हेयर, या कह सकता है कि वो माय फादर इज हेयर, मेरे वालिद साहब यहाँ पे हैं। तो एक तरह का एक्सप्रेशन होता है इसमें, ठीक है। या फिर अगला एग्जांपल दिखा देते हैं हम आपको। उड़ीसा में कई लोग मारे, ठीक है, many people died in उड़ीसा, यानी गम का इजहार होता है। जाहिर सी बात है अगर किसी के मरने की खबर मिले तो इंसान एक तरह का गम का इजहार करता है, बगैर सोचे सडनली होने लगता है। तो बेसिकली यही फर्क है कि ऑप्टेटिव में हम सोच समझ के करते हैं, एक्सक्लेमेटरी में हम सोचते समझते नहीं है, सडनली हमारे दिमाग से जहन से वो बात, जहन में बात आ जाती है और हम मुंह से अपने बोल देते हैं, या फिर लिखना होता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया, जितने टाइप्स हम बताए थे कि आपके सेंटेंस के प्रकार बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरली सेंटेंसेस आर 5 टाइप, ये 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो अब बताएं इसको नुज़हत जहां। यस सर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। हाँ। एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हाँ। एक क्वेश्चनिंग से स्टार्ट होता है। हाँ चलिए ठीक है। और एमडी अफान, इंपरेटिव सेंटेंस एमडी अफान, एमडी अकबर, शाहरिश, शाहरिश, शाहीन, शाहीन, ये बताएं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? चलिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये आपका इंपरेटिव आ जाता है। जिस तरह कि ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंसेस जितने आपके हैं ये आपके सब किसमें आ जाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बोलने की भी कोशिश कीजिएगा इन सेंटेंसेस को। जब भी हम स्पोकन कराएंगे तो इन्हें अपने दिमाग में रखें और उस टाइम बोलने की भी कोशिश करें, ठीक है। रिक्वेस्टिंग वर्ड हो तो वहां से स्टार्ट भी करें। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है जनरली, इसको हम रीड करवा लेंगे। एमडी अफान जी सर, रीड कीजिएगा इसको आप। A word are spoken or written together in a specific manner to create meaningful sense. ओके हेलो। हाँ ठीक है सर हेलो। हाँ बोलिए सर यही तक ना पढ़ना है, यही मेरा तक कहना है सर। जी हेलो जी सर, जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में जो है जैसे कि ऑर्थोग्राफी वगैरह आता है, एटिमोलॉजी, हाँ पंक्चुएशन हाँ वगैरह, हाँ हाँ पार्ट में सर छूट गया या फिर आगे पढ़ाएंगे? आगे 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 चलेगा वो है सब आगे। हाँ जी सब कवर किया गया है वो, ठीक है।
ओके सर। हाँ, इसमें हम पूरे को कवर किए हैं। बोल रहे हैं ना कि ये अगर इसको आप पूरा पढ़ ले रहे हैं, आपको ये 200 पेजेस का है, अगर पूरा पढ़ लें छठी क्लास से लेकर 12वीं तक का नियर अबाउट कवर हो जाएगा। और इसको याद रख लें तो आपको कोई सा भी सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप कोई सा भी आर्टिकल लिखना चाहें, कोई सी भी स्टोरी ट्रांसलेट करना चाहें, कोई सा भी स्टोरी लिखना चाहें, दैट्स प्रेफरेबल टू डू ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। यूज्ड, इसको रीड कीजिए कीजिए, कर सकते हैं। शाहीन, यस सर। आप कीजिएगा यहाँ से। द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज कैन बी चेंज्ड, आप रीड कीजिए खाली। दिख रहा है ये एरो रेड दिख रहा है, रेड डिस्प्ले दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो ये जो मैं मारा हूँ यहाँ से द से स्टार्ट कीजिए। The interpretation जी, of the message can be changed in how the words are arranged or used. ओके गुड। Used. चलिए इसको मैं एक मरतबा रीड कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा बेसिक बातें हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके बारे में जानना जरूरी है अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको एक मरतबा रीड करके मीनिंग बता दे रहे हैं। अ वर्ड आर स्पोकन और रिटन, आप लोग सुनिए कि मतलब इंग्लिश पढ़ा कैसे जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिक्वायर्ड टू लिसन अदर बॉडी टू हाउ टू रीड एनी वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जरूरी होता है कि कोई इंग्लिश वर्ड हो तो उसे कैसे पढ़ा जाता है प्रॉपर्ली, उसे जानना जरूरी होता है। तो मैं रीड कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुने। अ वर्ड आर स्पोकन or written together in a specific manner to create meaningful sentences. The interpretation of the message can be changed in how the words are arranged or used. Okay? अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि एक वर्ड जो कि बोला जाए या लिखा जाए एक मतलब मीनिंगफुल मैनर में, ठीक है, एक ऐसा उसको अरेंज किया जाए कि उससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। ठीक है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज कैन बी चेंज्ड इन हाउ द वर्ड्स आर अरेंज्ड आर यूज्ड। जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसे एक सिस्टम में अरेंज करते हैं। उसके अंदर हम पहले जिस तरह स्टार्टिंग में हम देखे हैं कि क्या हम रखते हैं, पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को रखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को रखना ये तरह का अरेंजमेंट कहलाता है। जो किसी भी सेंटेंस को हम अरेंज करते हैं तो वो टोटल जो आपके अरेंजमेंट होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। अब आपका सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो उसको हम सिस्टमैटिक कहीं ना कहीं सेटअप करते हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से में वो आता है। अगला देखते हैं, इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर। एमडी साजिद हैं वो? एमडी साजिद कहाँ चले गए? इसको जहाँ आप यहाँ से। Yes, sir. हाँ, In order to get the proper sequence of words to deliver the correct message, we must understand the different categories of or parts of a speech. हाँ, मीनिंग हो सका तो बताएं। मीनिंग मतलब एक श्रृंखला में जो प्रॉपर एक तरह के श्रृंखला में वर्ड हो, हाँ जो सही मैसेज देता हो, जी, जिसमें समझ हो, और अलग अलग तरीका के वो कैटेगरी और पार्ट हो, मतलब अलग अलग तरह के हो। अलग अलग तरीके से। एक मिनट, इसको फोन को कहाँ चला गया लिंक। हाँ, तो इसको एमडी अकबर या फिर शाहीन आप बताएं, इसको कुछ समझ आ रहा मीनिंग इसका? शाहीन कुछ समझ आ रहा? Yes, sir. थोड़ा सा बताएं, सिर्फ वर्ड का मीनिंग बता दें आप। ऑर्डर क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, किसी में भी, उर्दू हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको कंफर्ट हो बताएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, Order to get the proper हाँ section of words हाँ to deliver the correct order. कहाँ पे पढ़ा रहे हैं सर? मेरा छूट गया है कुछ पीछे पार्ट ऑफ स्पीच में स्टार्टिंग से। हेलो, हाँ, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। यहाँ से सेकंड लाइन में हाँ, सर। सेकंड पैसेज जो है, सेकंड पैसेज हम पढ़ रहे हैं। ओके सर, हाँ, ठीक है ना। कीजिए एमडी साजिद, आप कीजिएगा इसको यहाँ से ट्रांसलेट हो सके अगर तो। कहाँ से सर? in order to get the proper sequence of words,
इसको रीड कीजिए आप खाली। In order to get the proper sequence of words to deliver the correct message, we must understand the different categories or parts of a speech. जी तो देखिए मीन्स हाँ बताएं। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को जो है डिफरेंट कैटेगरीज में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, आप सही बता रहे हैं। इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी जो वर्ड होते हैं उसको प्रॉपर सीक्वेंस में रखते हैं। सीक्वेंस माने होता है कि तरतीब से किसी चीज को रखना, ठीक है। जिस तरह हमारा रूल है कि पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये हमारा सीक्वेंस प्रॉपर सीक्वेंस कहलाता है। अगर इसी को हम उल्टा रख दें कि पहले हम वर्ब को रख दें, फिर हम सब्जेक्ट को लाएं, फिर ऑब्जेक्ट को लाएं, तो ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगा और मीनिंग भी इससे कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। मीनिंग को सर मेरा एक रिक्वेस्ट है। हाँ इसमें जो मतलब डिफिकल्ट वर्ड है ना, उसको सर एज ए वोकैबुलरी डेली टास्क दे दिया कीजिए साइड में कहीं जो नोट डाउन करके। जैसे कि कुछ वर्ड है इंटरपेशन है, इसी तरह कुछ यहाँ पे जो है और बाकी जो है कई वर्ड है आइडेंटिफाई नहीं, कुछ कंटेंट वगैरह बेसिस हो गया। हाँ लिखवा दें, बच्चे नहीं भी समझ रहे होंगे कुछ। जी यस सर। हाँ चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए टुगेदर। टुगेदर का मीनिंग आप लोग एमडी अफान। जी सर। हाँ तो मैं अभी आपको जो मैसेज किया है, मैं क्लास बाद आपसे बात कर रहा हूँ, फिलहाल क्लास अटेंड कर लीजिए आप, ठीक है। ओके सर। हाँ तो आप मैसेज किया, मैं देखा हूँ, क्लास बाद में आप डिस्कस कर रहा हूँ उस पर। तो यहाँ पे आप लोग लिखें, सभी लोग लिखें या बाद में लिख लें। टुगेदर मीन साथ साथ, स्पेसिफिक मैनर, ठीक है, खास तरीके से, ठीक है। क्रिएट मीन्स बनाना, इंटरप्रिटेशन कहते हैं किसी चीज का अनुवाद करना, ठीक है, या तर्जमा करना या विस्तार से बताना, ठीक है। अरेंज करना मतलब तरतीब से किसी चीज को रखना, सिस्टमैटिक किसी चीज को रखना। और अगला वर्ड है प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस मीन्स सही तरीके से सेटिंग करना। एकदम शुद्ध हिंदी में नहीं बताऊंगा मैं, मतलब ऐसा जनरल वर्ड बताऊंगा जो कि यूज होते हो, ठीक है। तो प्रॉपर सीक्वेंस मतलब सही तरीके से रखना। जिस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस कहलाता है। टू डिलीवर, डिलीवर के माने कहते हैं पहुंचाना किसी को, ठीक है। जैसे कि आई एम डिलीवरिंग स्पीच इन फ्रंट ऑफ द गैदर्ड पीपुल, कि मैं लोगों के सामने खिताब कर रहा हूँ या लोगों के बीच में भाषण दे रहा हूँ। तो अपनी बात अगर किसी को आप पहुंचा रहे हैं तो अपना जो अपनी आपके अंदर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। जिस तरह एक डिलीवरी बॉय होता है, वो सामान को किसी के घर पहुंचाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो डिलीवरी बॉय सामान को पहुंचा रहा है। तो डिलीवर मतलब किसी चीज को कहीं पे पहुंचाना। अंडरस्टैंड है, डिफरेंट कहते हैं भिन्न तरीके से। कैटेगरीज कहते हैं, कैटेगरी को कैटेगरी समझ लें, ठीक है। कैटेगरी इस तरह समझें जिस तरह की आपका नाउन एक वर्ड है, इसकी अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। वर्ब अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। हम नाउन को वर्ब में नहीं मिला सकते हैं, वर्ब को नाउन में नहीं मिला सकते हैं। वर्ब का रूल अपनी जगह है और नाउन का रूल अपनी जगह है, उसे कैटेगरी बोलेंगे इंग्लिश के ग्रामर में, ठीक है। जिस तरह एक भी कैटेगरी ये भी होता है कि आप किस कैटेगरी से हैं, ठीक है। जैसा कि जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, तो ये भी एक आपका कैटेगरी आता है, इसको जातीय बोलते हैं। चलिए और कुछ वर्ड किसी को पता हो तो पूछ लें जल्दी से। जिसको कोई डाउट हो वो रेस करें अपना हाथ या आवाज बुलंद कर लें, जिसमें कोई वर्ड डाउट अगर हो तो किसी वर्ड में। बिल्कुल डोंट बी अशेम्ड टू आस्क मी, कोई मतलब नहीं है, अगर डाउट हो बिल्कुल पूछें। बिल्कुल इन्होंने सही कहा है, साजिद ने कहा कि हर वर्ड का मीनिंग बताते चलें, तो मैं बता दिया हूँ। अगर उसके अलावा भी कुछ रहेगा तो पूछ लें। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। 8 डिफरेंट पार्ट्स, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टोटल हैं वो कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं। इसमें कोई ऐसा आइडेंटिफाइड मीन पहचाना गया है या चिन्हित किया गया है। आइडेंटिफाइड कहते हैं पहचाना जाना या चिन्हित किया हुआ होना, ठीक है, आइडेंटिफाइड बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच वन कैन क्रिएट एंड डिलीवर अ सेंटेंस विद द प्रॉपर कंटेंट एंड मैसेज, ठीक है। बेसिस कहते हैं कि बुनियाद, जिसके बुनियाद पर विच वन कैन क्रिएट मतलब बनाना, एंड डिलीवर मीन्स मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। प्रॉपर कंटेंट का मतलब क्या होगा साजिद आप बताएं अगर पता हो तो। सर वो सही सूची के माने में आते हैं। हाँ सही सूची कह लीजिए या फिर सही तरीके से, ठीक है, सही तरीके से। तो अब इसका मीनिंग यहाँ से क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ विच वन कैन क्रिएट एंड डिलीवर अ सेंटेंस विद द प्रॉपर कंटेंट एंड मैसेज, जिसके जरिए यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए एक इंसान अपनी बात को पूरा मीनिंगफुल तरीके से दूसरों तक पहुंचाता है। उसमें जितने भी वर्ड यूज होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सब आते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं एमडी अफान बताएं। 1 मिनट सर। हाँ हेलो ओके, नॉर्मली इसका जो हेलो हाँ सर इसका अगर हम मीनिंग करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे? गुड अफान 8 है, ठीक है। किसका इसका मीनिंग? यस। तो देखिए मीनिंग ट्रांसलेशन हमेशा 2 तरह होता है। एक तो आपका वर्ड का ट्रांसलेशन होता है, एक होता है कि पैसेज का समरी होता है, ठीक है।
वही पैसेज समरी का। हाँ, पैसेज का समरी हम इसको इस तरह इसका वाला हम करते हैं। पैसेज का समरी हमने करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 9 टाइप्स के मतलब जो कह सकते हैं कि सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। 8 टाइप के सिस्टम्स पाए जाते हैं जो हम अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब दूसरों तक अपनी बात मीनिंगफुल तरीके से पहुंचाने के लिए, ठीक है। ये आपका समरी हो गया। फिर अगर वर्ड का मीनिंग करना चाहेंगे तो वही मैं वर्ड का मीनिंग आपको कर दिया हूँ। 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है, इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 हैं, ठीक है। ऑन विच यानी जिसके मदद से हम अपनी बात लोगों तक मीनिंगफुल तरीके से पहुंचाते हैं। तो ये 8 टाइप्स है। अगर इसमें कोई वर्ड डिफरेंस हो या नहीं समझ आ रहा तो पूछें आप लोग। शाहरिश आफरीन हेलो जी, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो बताया हूँ मैं? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। ये वही बात है, हिंदी में कहा गया है, ठीक है। तो मैं हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए कि इंग्लिश में आपको मैं ढालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश को समझें, इंग्लिश को पढ़ें, इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। तर्जमा देखेंगे तो वही बात मीनिंग आपको इसमें भी निकल के आएगा। जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या चीज। यहाँ से देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन होता है, ठीक है। नाउन होता है, हम नाउन को समझ लेते हैं पहले कि बेसिकली नाउन होता क्या है। सर इसमें जो है सिर्फ ग्रामर ही है, फिर ट्रांसलेशन और लिटरेचर भी शामिल है? क्या चीज सर सिर्फ ग्रामर ही पढ़ाएंगे या फिर जो है लिटरेचर और ट्रांसलेशन भी इसमें शामिल है? हाँ हाँ, तो हम बोले हैं ना कि जैसे आज अगर हम ग्रामर कर ले रहे हैं तो कल वाला जो हमारा पैसेज होगा हम लिटरेचर का करेंगे पूरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास। लिटरेचर सर बुक से या फिर जो है ऐसे यूं कंटेंट तैयार करते? जैसा आप लोग कहें, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक बुक ले लेंगे, कोई सा भी एनसीईआरटी या सीबीएसई कोई सा भी बुक ले लेंगे इंग्लिश की, उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली सर वो, हाँ सर एक्चुअली वो जल्दी थोड़ा बुक भी कंप्लीट करना है क्लास 6 to 12। हाँ, तो एक जनरल नहीं, जरूरी नहीं है कि आप 6 लेकर 12 तक सारी बुक्स को कवर करें। कोई ऐसा आप पढ़ ले रहे हैं एक बुक जिससे कि आपको पूरा ट्रांसलेशन का तरीका आए, तो आप यहीं तक नहीं कि इंटर का कर लें, बल्कि बीए, बीएड, एमएड कोई सा भी किताब हो आप ट्रांसलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि आपको वहां तक सारी किताबें पढ़ाई जाए। आप अगर अच्छे से कर लिए, मैं भी सारी किताब को नहीं पढ़ाऊं, लेकिन हाँ अगर आपको कमांड हो गया ट्रांसलेशन पे तो कोई सा भी बुक हो आप ट्रांसलेट कर लेंगे। मेन चीज होता है कि आप पहले पॉइंट को समझें कि पॉइंट क्या होता है ट्रांसलेशन करने में। एक किताब 2 किताब बढ़िया से आप ट्रांसलेट कर लें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो इसको आज कर ले रहे हैं थोड़ा सा और। चलिए यार, चलिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम क्या दिख रहे थे। पहला नाउन है। नाउन जनरली एक तरह का नाउन के बारे में सबको पता है। यस सर। अगर नहीं पता हो तो हम टाइम लगाएं, अदरवाइज फिर इतना डिफाइन करने में टाइम लगेगा। अगर किसी को डाउट हो तो बताएं, इसलिए कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। बताते हुए निकल जाइए। हाँ बिल्कुल, और किसी को डाउट है नाउन के बारे में सबको पढ़ा दिया हूँ मैं। पहले वाला जो क्लास ले रहा था इंग्लिश में उसमें क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो नाउन एक तरह का ये संज्ञा होता है जिसके अंदर आपका जनरल नाउन भी आता है, स्पेसिफिक भी नाउन भी आता है, ठीक है। तो जनरल नाउन स्पेसिफिक नाउन क्या होता है उसे हम आगे देखेंगे, लेकिन नाउन एक तरह का संज्ञा होता है। ये वर्ब नहीं होता है ना, आपका ये ऑब्जेक्ट तो बन सकता है लेकिन वर्ब नहीं हो सकता, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता ये। चलिए काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं वो देखते हैं। सर हेलो। हाँ तो नाउन जो है सब्जेक्ट बन सकता है ना सर ट्रांसलेशन में, या हाँ, किसी भी सेंटेंस? बिल्कुल सब्जेक्ट भी बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। आपका वो वर्ब ना बनेगा ना कि हेल्पिंग वर्ब, दोनों नहीं बनेगा। वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा। वो सभी लोग सुन ले, काफी अच्छा सवाल है। कभी भी आपका जो नाउन होगा वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा, वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, दोनों बन सकता है वो। चलिए यहाँ पे जो नाउन्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, जो नाउन्स को कितने टाइप्स में बताया गया वो यहाँ पे हम देखते हैं। नाउन आपका एक प्रॉपर नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। हेलो। हाँ एमडी खान सर हम 2 मिनट में आ रहे हैं। ओके ओके, कम बैक सून। सर काइंड्स ऑफ नाउन में हाँ 4 टाइप्स ऑफ नाउन, 4 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स ऑफ नाउन होता है सर। हाँ, एक वाला कौन सा बोलिएगा? मटेरियल। हाँ मटेरियल नाउन कह लीजिए, या फिर मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसमें जो है ना मटेरियल नाउन होता है, और उससे पहले एक मैं और बुक पढ़ाया था उसमें आपको और भी नाउन दिया था, मास नाउन दिया था। हाँ मास नाउन भी होता है, तो जनरली ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। मटेरियल नाउन को हम डाल देंगे लाके आपका ये कॉमन नाउन में भी कभी कभी उसको मेंशन कर देते हैं, और उसी को और किताब में देखेंगे तो मास नाउन भी उसी को बोलते हैं। सर एक्चुअली सर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट ऑफ। हाँ कौन कौन सा? प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल, गुड। काउंटेबल अनकाउंटेबल, हाँ कह सकते हैं, जिससे हम गिन सके वो आपका काउंटेबल होगा, जिसे काउंट ना कर सके अनकाउंटेबल होगा, ठीक है।
बट सर ऑल नाउन इज 5 टाइप्स ऑफ ना। जनरली जो एंशिएंट टाइम है या बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इस 5 को समझें, ठीक है। तो जो आप बोल रहे थे मटेरियल नाउन, उसको भी हम शामिल कर लेंगे। मटेरियल नाउन भी क्या होता है, ठीक है, मटेरियल नाउन को भी इसमें डाल देंगे। लेकिन पहले यहाँ देखते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन एक तरह का प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन में कि ये होता है किसी का नाम हो, कोई जगह हो, या ठीक है कोई स्थान हो या कोई चीज हो। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए पर्सन, ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर। लेकिन इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड जो इसका होगा इसे हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और ये आपका उसमें कॉमन नाउन में ये नहीं होता है, ठीक है। और इसमें एक बात और कि प्रॉपर नाउन हमेशा ऐसा होगा कि उससे कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि बोले कि आई लिव इन पटना, तो इसका मतलब समझने वाला समझ जाए कि हाँ ये पटना में रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते हैं, मुंबई में नहीं रहते हैं, ठीक है। या कहा जाए कि पटना इज अ सिटी, समझने वाला समझ जाए कि पटना एक सिटी है और वो बिहार में पड़ता है, वो ये समझेगा, ये नहीं समझेगा कि पटना की दिल्ली में पड़ता है, पटना जो है मुंबई में पड़ता है, ऐसा नहीं, बल्कि डायरेक्टली वो समझ जाएगा। तो ये एक तरह का प्रॉपर नाउन उसे ही कहते हैं जो खास हो और उससे मिलता जुलता कोई ना हो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। प्रॉपर नाउन के अंदर क्या क्या आता है? नेम ऑफ द मंथ एंड डे। तो जितने भी मंथ हैं या डेज हैं वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। मई है, जून है, संडे है, जितने भी है 7 डेज हो जाएगा, 12 मंथ है, ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएंगे। प्रॉपर नाउन में जी। नेम ऑफ कंपनीज, जितने भी कंपनीज हैं उनके भी नाम आपके क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। माइक्रोसॉफ्ट है, गिल है, एनटीपीसी है, चाहे वो फुल फॉर्म, चाहे वो एब्रिविएशन वाला फॉर्म हो या फुल फॉर्म हो, शॉर्ट फॉर्म हो, कोई सा भी फॉर्म हो, अगर कंपनी का नाम है तो आपका आ जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्योंकि वो कंपनी जो होती है स्पेशल कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है, उस कंपनी के नाम से फिर दूसरी कंपनी कोई स्टेब्लिश नहीं की जा सकती। इस वजह से वो आपका कंपनी का नेम भी जो है प्रॉपर नाउन में आ जाता है। नेम ऑफ द पीपुल, राम है, ठीक है, नवेंदु है, रहीम है, तो लोगों के अगर नाम है, वही मैं बोला हूँ कि अगर स्पेशल नाम है, ठीक है, किसी का जैसे राम है, जैसे कि आप बोले कि आई एम वॉकिंग विद राम, तो समझने वाला समझ आया कि हाँ राम एक लड़का, आप उसी के साथ घूम रहे हैं और किसी दूसरे के साथ नहीं, ठीक है। नवेंदु भी किसी का नाम है, रहीम भी किसी का नाम है, ये नेम ऑफ पीपुल जो है ये भी आपका प्रॉपर नाउन में आ जाता है। नेम ऑफ प्लेसेस, जितने भी प्लेसेस हों वो अगर प्रॉपर है तो वो आपका आ जाएगा इसमें प्रॉपर नाउन में। JLN हॉस्पिटल, टाउन हॉल, जयपुर, लखनऊ, पटना, ठीक है, दरभंगा, बिहार, जितने भी प्लेसेस आप लें अगर वो स्पेशल है तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अगर हमें बोले कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, समझने वाला समझ आया कि इंडिया की कैपिटल है, तो और कोई इंडिया में कोई और स्थान या प्लेस ऐसा नहीं है जिसका नाम दिल्ली हो, नहीं है ना। चलिए सर आई लिव एट दिल्ली नहीं हो सकता है? आई लिव एट दिल्ली, देखिए इसमें एक एट होता है, एक इन होता है। अगर आपको ये बताना हो कि मैं इंडिया में दिल्ली में हूँ तो आप ऐसे बना सकते हैं, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली आपको बताना हो कि मैं दिल्ली में हूँ तो आप सीधा बनाएंगे आई लिव इन दिल्ली। अगर बड़े से छोटे की जानिब आप आएंगे, बड़े, चूंकि इंडिया के अंदर आपका क्या पड़ता है? दिल्ली पड़ता है, तो बताना चाहेंगे कि इंडिया के अंदर एक जगह है दिल्ली, वहां पे हम रहते हैं, तो आप कहेंगे आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ऐड का भी प्रयोग करते हैं कब? जब हम दो स्थानों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। बट सर स्मॉल प्लेस, स्मॉल थिंग्स के लिए तो ऐड का यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। ऐड करते हैं, जैसे कि हम रहते हैं, जैसे कि हम नदी के किनारे रहते हैं, आई लिव एट बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, तो वहाँ पे इन नहीं लगाएंगे, ऐड ही लगाएंगे। आप जो कह रहे हैं ना, ऐड का प्रयोग होता है एक स्थान छोटे स्थान पे बताने के लिए, ऐड का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैं, जैसे बोलते ना मैं घर में रहता हूँ, आई लिव्ड एट हाउस नहीं बोलेंगे। इसका मतलब अगर किसी कमरे में आप हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे आई लिव्ड एट हाउस या आई लिव एट हाउस। कमरे में है तो आई लिव इन द रूम, ठीक है, इन ही लगाएंगे। मैं घर पर हूँ तो यहाँ पे बोलेंगे आई एम एट हाउस। ओके ओके, चलिए ये आपका हो गया कॉमन नाउन। ये प्रॉपर नाउन चल रहा है अभी, कॉमन नाउन को हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा यहाँ सबसे हम डाउट ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। प्रॉपर नाउन समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन को हम कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज करते हैं। कब? जब हम किसी के तरह बताना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आप शेक्सपियर के बारे में किसी को पता है? जी सर, बहुत बड़े राइटर थे। यस सर। व्हाट टाइप राइटर वाज ही? व्हाट टाइप राइटर वाज ही? He is a poet writer, sir. Yeah, exact, poet writer, and he was expert in the field of English language, and an Yes, sir. expert person has been given the title and surname of Shakespeare. तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कभी कभी हम जो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कालिदास को प्राय भारत का शेक्सपियर, ठीक है, महान नाटककार कहा जाता है। तो यहाँ पे शेक्सपियर आपका क्या है, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? जी यस सर। शेक्सपियर आपका यहाँ पे क्या होगा, कॉमन नाउन की यहाँ प्रॉपर नाउन है सर, प्रॉपर नाउन होगा ना सर? प्रॉपर नाउन, एग्जैक्ट। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन को हम कभी कभी कॉमन नाउन भी यूज करते हैं, ठीक है सर। यहाँ पर
कॉमन नाउन का तो कहीं कुछ कॉन्सेप्ट ही नजर नहीं आ रहा है। शेक्सपियर जो है स्पेशल नेम को इंडिकेट कर रहा है सर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए शेक्सपियर ये आपका प्रॉपर नाउन है। हाँ, यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि कालिदास को अगर हम शेक्सपियर बता रहे हैं, इसका मतलब कि कालिदास शेक्सपियर नहीं है, बल्कि कालिदास के अंदर शेक्सपियर जैसा गुण है। ठीक है, कालिदास के अंदर शेक्सपियर जैसा फीचर है, उनके अंदर ऐसा एडजेक्टिव पाया जाता है, इस वजह से हम कालिदास को बताते हैं कि वो शेक्सपियर की तरह हैं। सर इसका मतलब क्या होता है? सर ये भी तो कवि न थे। कौन? कालिदास कवि थे, लेकिन उससे बड़े कवि तो जो क्या नाम है, जो बोल रहे शेक्सपियर थे, थे। हाँ शेक्सपियर उससे बड़े थे। हमेशा हम बड़े को एग्जांपल में लाते हैं छोटे के कंपैरिजन में। चलिए यहाँ तक हो गया। कॉमन नाउन को हम स्टार्ट करेंगे। हाँ अफान क्या बोल रहे थे आप? ये शेक्सपियर क्या है सर? क्या चीज? शेक्सपियर। अच्छा हाँ, शेक्सपियर एक बहुत बड़े राइटर थे ये। ठीक है, नाटक ड्रामा कह लीजिए कि ड्रामा राइटर बहुत बड़े थे ये। इंग्लिश में इनके बहुत सारी। हेलो साजिद, थोड़ा सा साजिद, अगर आप किसी दूसरे से बात कर रहे हैं तो अपना म्यूट करके बात करें ताकि इधर डिस्टरबेंस ना हो थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था तो शेक्सपियर जो थे वो एक बहुत बड़े राइटर थे। तो अगर हम राइटर को एक राइटर से एग्जांपल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो शेक्सपियर का नाम लेते हैं वहां पे। ठीक है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो इसका मतलब भारत के बहुत बड़े नाटककार, महान नाटककार, ड्रामाटिस्ट जो कह सकते हैं वो थे। तो एग्जांपल देने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं जी। और किसी को डाउट? नो डाउट सर। एनीवन एल्स इन ऑल मेंबर्स? नो सर। इन ऑल लोगों से एमडी अकबर। बट सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, जैसे ये पढ़ रहे हैं तो इसका एग्जाम भी होगा, फिर ऐसे सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे? नहीं, एग्जाम हम जब लेंगे एग्जाम, जी सर, हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट हम आपसे पूरा, आपका अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम ओरल टेस्ट लेंगे आप लोगों से। वीडियो ऑफ है। लिखित सर, लिखित नहीं होगा टेस्ट? लिखित भी ले सकते हैं, एक टेस्ट पेपर बना लेंगे हम 50 क्वेश्चंस का। तो वीकली होने के बाद थोड़ा जो है टेस्ट पेपर बनाकर पीडीएफ कर दीजिएगा, हम लोग उसको बनाकर भेज देंगे उसका आंसर नहीं प्रिंट करवाकर। उस टाइम पे चलिए ठीक है, या उसी टाइम करवा देंगे या फिर हम बाद, या डायरेक्टली हम यहीं पे करवा देंगे, लाइव करवा लेंगे। हाँ, तो वीकली होने के बाद जो है ना थोड़ा हम लोग का जो है मतलब याद भी जो है क्लियर होते रहे। हाँ चलिए, तो ये पार्ट्स ऑफ नहीं, वीकली नहीं, ये क्या मतलब एक थ्योरी को हम खत्म करेंगे, उस पर हम क्या नाम है टेस्ट ले लेंगे। ठीक है जी जी जी, पर थ्योरी लेंगे, वीकली से नहीं क्लियर होगा। पर थ्योरी अगर जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा हो जाने के बाद अगर हम आपका टेस्ट लेंगे तो बेटर होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है साजिद? जी सर, ये बेटर तरीका है, मेरे दिमाग में था नहीं लेकिन आपने दिया, काफी अच्छा है ये। कि जब कॉन्सेप्ट को हो जाएगा ये, तो मैं इस पे बना दूंगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप बना दूंगा, तो आप लोग उसका आंसर कीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया। और आप लोग सेंटेंसेस बनाएं। इससे पहले ये 5-6 टाइप, जो 5 टाइप्स आपके सेंटेंसेस के बताए गए हैं, इस पे भी सभी लोग सेंटेंस बनाएं। अगर सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो याद नहीं रहेगा। साजिद ने बताया कि याद करने के लिए हमें हमारा टेस्ट लिया जाए, तो याद करने के लिए आप लोग टेस्ट अपना दें, प्लस आप लोग खुद प्रैक्टिस करें सेंटेंसेस बना करके। तो इस पे सेंटेंस बनाएं, असर्टिव को, इंट्रोगेटिव को, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इससे पहले वाला वीडियो है उसमें कुछ बातें हैं, कुछ बातें इसमें, लेक्चर्स इसमें हैं, सबको देखें, इसको कवर करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको प्रॉपर नाउन को सिलेक्ट करना है सेंटेंस बनाने में। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा अब हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं। कितने लोग तैयार होके आए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू कम्युनिकेट विद मी राइट नाउ? सॉरी सर, हम तो नहीं हो सके आज, क्योंकि कहीं नो सर, आई एम रेडी। ओके, मैटर नहीं तैयार। इंडिया वसीम अकबर, आर यू रेडी? सर हमने एक पैसेज लिख पाए हैं। ओके, just send it to me my WhatsApp and read it in your cell phone. First of all, send me just now. ओके सर, And वन I'm मैसेज पूरा। okay, आई सेंड यू। okay, send. और कोई, किसी के कोई रेडी है? शाहीन, शाहरीश और किस चीज के लिए सर? अफान जी, आप पता नहीं होगा, हम स्पोकन के लिए बोले थे तो। अच्छा, इंग्लिश स्पोकन के लिए। हाँ, तो आप अभी सुन लीजिए, आज कल से आप भी कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत सेंड यू सेंटेंस। सर। हाँ सर भेज दिया हूँ। हाँ चलिए, एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ अभी। मैं आप थोड़ा सा ग्रुप में शेयर किया है ना? चलिए, नहीं सर, स्पेशल इंग्लिश। हाँ नहीं स्पेशल नहीं, आप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। हाँ ठीक है, चलिए इंग्लिश ऑनलाइन स्पेशल वाले में। ठीक है, अच्छा साजिद, जी सर। आर यू रेडी? सर आप क्या बता रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आज वाला जो स्पोकन है आप सुन लीजिए कि बच्चे किस तरह बात करते हैं इंग्लिश में। ठीक है जी सर। नेक्स्ट टाइम आप तैयार होके आइएगा।
next time you are requested to come being ready to talk to me here in English language. Okay. हाँ, तो अभी MD वसीम अकबर रेडी हैं, और कोई रेडी है? और कोई मतलब कुछ भी एक सेंटेंस 2 सेंटेंस बोलिए, बोलने ही से आएगा आपको. जी सर, हम भी. Okay, are you ready? Wow, great. Yes, sir. First of all, I would like to introduce you all that MD Afan. He is a student of class 5th class. Okay, as you are listening, he is a student of class 5th, but he is ready to talk with me. Just be learned by him. Okay, तो ये MD Afan जो है ये 6ठी क्लास के स्टूडेंट है, यानी 5th क्लास अब ये पास आउट किया है, और इनकी इंग्लिश काफी अच्छी है. इनको आज मैं डेमो क्लास दिया था. देखिए आज ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए रेडी हो गए हैं. तो आप लोग भी रेडी होके आइए, कोई बात नहीं, ठीक है. सभी लोग कोशिश कीजिए. शाहरिश चलिए. MD Wasim. Yes, sir. For what topic are you ready to talk with me? Yes, sir, I am ready. Okay, then start to ask me questions related to your preparation. Sorry, sir. What have you prepared for talking with me, and what topics Sir, have you prepared? actually, I'm not prepared for the lecture, but if you ask me what is your topic, then I am told you. Okay. Let's ask you some questions related to you. How do you translate the passages in English language? Which points do you pair during the translating passage in Hindi or in English language? Did you get my point? What, sir? I'm saying what points do you pair during translating English sentence or passage in Hindi or Urdu language? So I translate English language also Urdu, sir. Okay. In Urdu. Then tell all other audience who are presented here what points are necessary at the time of translating to be cared for translating one language from one language to another language. English to Hindi and Urdu. So I am only student who ready to translate English language in Urdu. Okay, good. Just okay, listen everyone. MD Wasim Akbar is saying that he translate from one language to another language, and he cares some criteria, but he is unable to tell me what criteria is required for translating one language to another language. Then I would like to tell you to all that if you are going to translate one passage, one sentence from any language to another language, just clear few of the grammars and keep them step by step and make the sentence meaningful. As we all learned here today that for making the sentence meaningful, some criteria and parts of speech are required, should be set up step by step in the proper content, in the proper manner should be arranged. ठीक है. तो आप लोग अगर कभी भी कोई ट्रांसलेट कर रहे हैं, कुछ पैसेज बना रहे हैं या एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्रामर को दिमाग में रखें कि हमें सब्जेक्ट कहाँ रखना है, वर्ब कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है. ये चीज आप तभी समझ पाएंगे जब ये ग्रामर आप पढ़ेंगे. ठीक है. ग्रामर में आपको 50% सपोर्ट आपको मिल जाता है इस बुक में ग्रामर से, और 50% आपको खुद का होता है होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो आपकी मदद करते हैं. जी सर. हाँ, तो ये अब थोड़ी देर बाद एंड होगा क्लास ये उससे. ओके सर. नेक्स्ट टाइम आप लोग रेडी हो गए हैं. MD Afan, you are also requested be ready next time with full confidence. I am proud of you. Ready today after time to have been given to you to talk with me, and you said to me that I am ready. It's great. Okay. डाउट हो तो पूछें, और आप लोग अपना होमवर्क सभी लोग करें. ये शाहिद साहब सर इसमें 11th का भी क्लास करा रहे हैं. हाँ, अभी ये जनरल मर्ज क्लास है. ये ग्रामर ये सबका चल रहा है, जनरल मर्ज क्लास है. 6ठी 7वीं 8वीं के जो भी ग्रामर्स हैं अगर आप देखेंगे सबका मिलता जुलता ग्रामर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच आप क्लास में हो, 7वीं में हो, सब में वैसे ही मिलेगा. जी Sir, if you don't mind, may I ask you a question? Okay, ask me. Sir, I want to learn with a partner. Okay. A person who support me, who talking to me. Okay. Okay, I understood. Okay, I understood your point, MD Wasim Akbar. Just I would like to request MD Sajid. MD Sajid be communicative partner of MD Wasim Akbar, because you both are ready to communicate and be communicated by cell phone, by WhatsApp, chat with each other in English language. And if you are getting any problem during translating, during communication, just send me a message relating to the word. Okay. Okay, then sir. Okay, sir. Call and say MD Sajid. MD Sajid, are you listening me? Yes, sir. Okay, be partner of MD Wasim Akbar.
Thank you, sir. Okay. But sir, okay. For what medium? Talking but because MD Wasim asked me that he needs a partner for communication, because for increasing the communication level a partner is necessary. Without partner you cannot improve your English and any language at any how. तो इनका कहना है कि हमें कोई पार्टनर चाहिए जो हम जिससे हम बात कर सकें इंग्लिश में, ठीक है, या जिससे कम्युनिकेट कर सकें इंग्लिश में। तो अगर आप दोनों लोग ऐसे आपस में करेंगे तो आसानी होगी एक दूसरे के लिए। ठीक है, अभी आप दोनों लोग कीजिए। कुछ अगर बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी सेंटेंस को लेकर के तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, मैं उसको ट्रांसलेट करके फौरन भेज दूंगा। पहले आप कोशिश करें कि चैटिंग से आप करें। बेस्ट वे हियर इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट द लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, टू चैट विद समवन एंड देन इफ यू आर परफेक्ट इन द चैटिंग देन स्टार्ट टू स्पीक समवन इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहले कोशिश करें कि आप जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं चैटिंग से ज्यादा बेटर होगा कि टॉकिंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी बनेगा बोलने का। हाँ, तो पहले जो है, हाँ, जैसे आपको कंफर्ट फील हो रहा है, अगर आप चैटिंग में कंफर्ट है तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए कम्युनिकेशन, ठीक है, स्पीकिंग उनसे। हाँ, और अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप सेंटेंस मुझे लिख के भेज दें हिंदी या इंग्लिश का, मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा। ओके सर, चलिए आहिस्ता आहिस्ता हम पेयर बना देंगे सभी का, जैसे देखेंगे, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट टाइम सभी लोग रेडी होकर आए और फिर हम स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास हम ये नहीं करेंगे, एक पैसेज लेके आएंगे। अब कल जो संडे है, कल आपका मतलब हॉलीडे, टुमारो इज द डे ऑफ संडे, सो टुमारो इज द डे ऑफ हॉलीडे एंड टुमारो इज नो क्लास हियर, ओके। Okay. Tomorrow is not class, sir. No, Sunday. Tomorrow is a Sunday, okay? Oh, tomorrow is a Sunday, sir. क्या? Tomorrow is a Sunday, sir. Yeah. So tomorrow is a holiday. So, okay, sir. Okay. अपने हिसाब से आप होमवर्क कर लें, एंड करते हैं यहीं पे क्लास। That's all. Thank you. Bye. Take care. Allah Hafiz. थैंक्स।